फ़िज़िक्स में एनसीईआरटी के अलावा मैं आकाश के पैकेज करता था, और जब मुझे लगता था चैप्टर अच्छे से हो गया दोनों जगह से, तो फिर मैं एचसी वर्मा से लगा लेता था कुछ क्वेश्चंस, और नूतन से भी कुछ उनके जो रहते हैं एग्ज़ाम सॉल्व वाले। पर ज़्यादा मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चंस पे नहीं फोकस करता था, क्योंकि हम लोगों की मेन तैयारी होनी चाहिए कि हम लोग फिज़िक्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर सकें, और जेईई वालों का रहता है कि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पर क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे में क्वेश्चन का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता, हमें जल्दी करना होता है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता था। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा मैंने आकाश के पैकेज करे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ज़रूर कोई दूसरी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ओपी टंडन थी ऑर्गेनिक के लिए, और बाकी जो फिजिकल वाले चैप्टर थे वो मैंने एनसीईआरटी से करे थे और आकाश के पैकेज से करे थे। और इनऑर्गेनिक वाले मैंने एनसीईआरटी मेनली फोकस करी थी कि उनको अच्छे से याद कर लूँ, इनऑर्गेनिक वाले, क्योंकि उनमें ज़्यादा उनके जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं केमिस्ट्री में। हर एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी से थरली रिवाइज होना चाहिए, और आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, और आप उतना अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आप सही आंसर दे पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें जैसे फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, स्पेशली बायो में, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। फिज़िक्स में आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, तो आपको कम दिक्कत होगी, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हूँ। नीट की परीक्षा के बस कुछ दिन रह गए हैं। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज मेरे साथ हैं शिवम गुप्ता। शिवम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इनका एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर है, और सबसे बड़ी बात है कि 12th बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में इनकी ऑल इंडिया 5th रैंक आई थी। तो आज शिवम मेरे साथ है, वो ही बताएंगे लास्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपको मेनली टेस्ट पेपर जितने हो सके टाइम बाउंड सॉल्व करने चाहिए, थ्योरी पे कम फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके लगाने चाहिए, और फिर जो आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो उसमें अपनी गलती के हिसाब से आप चैप्टर्स वो एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, पर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन तो एक टेस्ट देना तो बिल्कुल चाहिए, टाइम बाउंड वो भी। इससे आपकी स्पीड डेवलप होती है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, और आप जब लास्ट दिन आप नीट देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक आप बहुत बड़ा टेस्ट देने जा रहे हैं, या फिर आपको प्रेशर कम होगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी आप जितना ज़्यादा पेपर देंगे। अच्छा शिवम, मैं नीट के बारे में बात करूंगी, उससे पहले मैं आपसे बात करूंगी। आपने आईसीएसई बोर्ड से 12th किया और आपकी ऑल इंडिया 5th रैंक आई, तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बताइए 12th में आप अपने मार्क्स बताइए, किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे? मैम मेरे फिज़िक्स में 100 मार्क्स थे, कंप्यूटर में 100 थे, और बायो में 99 थे, केमिस्ट्री में 98 थे, इंग्लिश में 97 थे। ओवरऑल टॉप 4 को मिला के 99% थी। अच्छा, इसका मतलब आपने 12th की पढ़ाई के साथ ही आपने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी? यस मैम, 11th से आकाश ज्वाइन कर ली थी, और मैम मेन फोकस मेरा नीट ही था, बोर्ड से नहीं था, पर वो बोर्ड साइड में हो गया। अच्छा ये बताइए, जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम की 12th की तैयारी करते हैं और नीट की भी एक साथ में करते हैं, तो वो कहते हैं बहुत बर्डन होता है, लेकिन आपकी तो इतनी बढ़िया रैंक आई 12th में भी, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट भी क्लियर किया। तो जब 12th की पढ़ाई कर रहे थे, साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या मतलब आपका रूटीन रहता था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैम रेगुलर बेसिस पे विद कोचिंग एट स्कूल मैम 2 आवर्स सेल्फ स्टडी मैम सफिशिएंट होती थी, और मैम अगर स्कूल या कोचिंग कुछ एक मिस हो जाती थी तो मैम 5 to 6 आवर्स आराम से मैम हो जाता था। और लास्ट 2 मंथ्स में जब मैम बोर्ड्स हो गए थे तो रोज़ फिर मैम वही हो जाता था, 11 to 12 आवर्स हो जाती थी। 3 आवर्स पेपर हो गए मैम, 6-7 आवर्स मैम सेल्फ स्टडी हो गई, थ्योरी व्योरी। और तो क्या आप कैसे टाइम मैनेज, मतलब आपने पूरा दिन तो आपका स्कूल में निकल गया, फिर कोचिंग में निकल गया, फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यानी सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ते ही रहते थे, तो आपको बर्डन नहीं लगता था? मैम कभी कभार लगता था, पर फिर मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता था, तो मैम उनसे मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ अभी 2 साल है, अच्छे से मेहनत कर लेनी चाहिए, फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैम वो चीज़ एक मोटिवेट करती थी कि जब रिज़ल्ट आएगा तो अच्छा लगेगा, तो उसके लिए अभी से मेहनत करनी चाहिए अगर कुछ चाहिए, डॉक्टर बनना है तो। अच्छा, जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे थे तो कभी स्ट्रेस होता था? जैसे बच्चे ना 2 चीज़ों में मैनेज नहीं कर पाते, उन्हें एक तो लगता है कि बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट लाना है, अब जैसे आपकी इतनी बढ़िया रैंक आई, इतने अच्छे मार्क्स आए आपके, और फिर एक होता है कि जैसे बोर्ड ख़त्म हुआ आपको नीट की तैयारी करनी है, तो कभी दोनों चीज़ों में बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हुई और आपको स्ट्रेस होता था? यस मैम बिल्कुल होता था। तो मैं मैम यूट्यूब चला लेता था या व्हाट्सएप चला लेता था, फिर अपने दोस्तों से बात कर लेता था,
थोड़े बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था, तो उससे लगता था कि हाँ ठीक है, अभी 2 साल है तो अच्छे से कर लेना चाहिए, मेहनत बिल्कुल जितनी कर सकूँ, अपना बेस्ट दूँ। यही रहता था बस कि दिमाग में कि अच्छे से करना है परफॉर्म। और बाकी फिर फ्रेंड्स भी रहते थे, इन्जॉय कभी कभार उनके साथ संडे वनडे को मूवी देख ली, इन्जॉय कर लिया, आउटिंग पे चला गया था, अब हो जाता था, फिर इतना स्ट्रेस नहीं लगता था। लेकिन शिवम जो स्टूडेंट जो आप जैसे स्टूडेंट को देखते हैं उन्हें लगता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत सोशल मीडिया से कट ऑफ रहते होंगे, फ्रेंड्स से दूर रहते होंगे, कुछ बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नहीं मैम, बिल्कुल ही, मैं तो रोज़ ही एक्टिव ही रहता था, फिर इंस्टाग्राम पे मैम, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे मैम। वो तो पढ़ाई मैम, जब मैम टाइम मिलता था तो पढ़ाई कर लेता था, जब मैम मन उससे पढ़ाई से उब गया तो मैम ये सब चला लिया, फिर जब मैम मन रिफ़्रेश हो गया फिर कर लिया, फिर मोबाइल यूज़ कर लिया। तो ऐसा मैम कुछ नहीं रहता था कि मैं कट डाउन कर रहा हूँ किसी चीज़ में। बस लास्ट के जब नीट से 15 डेज़ बचे थे तो हाँ, मैंने ज़रूर व्हाट्सएप और वो कॉल और मोबाइल कम कर दिया था, सिर्फ मोस्टली 1 to 2 आवर्स मैक्सिमम पर डे। और बाकी पूरा टाइम मैम टेस्ट पेपर्स देता था और खुद से सेल्फ स्टडी करता था, जो चैप्टर्स मेरे 11th में छूट गए होते थे या फिर जो मुझे याद नहीं थे, क्योंकि 12th के बाद, क्योंकि बोर्ड्स के बाद मुझे ज़्यादा याद नहीं था 11th की मेनली बायो। तो जब बोर्ड्स खत्म हुए थे तो मैंने स्टार्ट करा था टेस्ट पेपर देना, तो मेरे शायद पहले पेपर में 450 बने थे, फिर जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ के हुए थे उसमें मैम 600+ बन रहे थे। तो मैम वही था कि रोज़ के रोज़ जो चैप्टर्स में गलती हो रही है उनको मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, वापस याद कर रहा हूँ, यही रहता था। अच्छा, इस समय जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे भाई? क्योंकि 12th में भी रैंक लाना बड़ी बात होती है, आपकी 5th रैंक आई थी ऑल इंडिया। तो जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके लिए आप पहले आप बताइए 12th के स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करें, कैसे वो फोकस्ड रहें? मैम मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे आप 12th के बोर्ड्स के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पहले एक बार अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स पढ़ लीजिए और थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आप अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके बोर्ड्स के लिए भी हो रहे हैं और आपका नीट के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। और अभी बोर्ड्स है तो 1 महीने आप बोर्ड्स पे ही फोकस करिए ज़्यादा, ये मत करिए कि बीच में आप नीट का पढ़ रहे हैं। पर जो 12th के जो चैप्टर्स हैं उनको इतने अच्छे से कर लीजिए कि आप जब बोर्ड्स खत्म हो तो नीट के लिए आपको दोबारा चैप्टर्स ना पढ़ने पड़े। बायो आप NCERT से भी, जिस भी बोर्ड में हो, पर एक बार NCERT से भी बायो पढ़ लीजिए, फिर आपकी जो बोर्ड में सजेस्टेड बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, तो आपका नीट का भी प्रिपेयर हो जाएगा, बोर्ड्स का भी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लगेगा जब नीट खत्म होगा, कि जब बोर्ड्स खत्म होगा कि नीट कैसे प्रिपेयर करें। ओके। अच्छा, अब मैं पूछूंगी नीट के लिए, जैसे आपने कहा कि 11th और 12th में जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई आपके काम आएगी, तो आप मुझे बताइए बायो में NCERT की बुक्स के अलावा भी आपने कुछ पढ़ा? NCERT की बुक्स के अलावा मैंने आकाश ज्वाइन करी थी, तो आकाश के पैकेज रहते थे बायो के, वो पढ़े थे। और एक सिंगेज की मैंने MCQ बेस्ड बुक ली थी, NCERT बेस्ड MCQ बुक ली थी सिंगेज की, वो लगाई थी। और जब भी टाइम मिलता था तो नेट से थोड़े बहुत MCQ देख लेता था, बाकी वरना मेरा मेन फोकस NCERT पे था बायो के लिए। ओके। तो जो 11th-12th की बायो की बुक है NCERT की, वो सफिशिएंट है नीट के लिए? यस मैम, काफ़ी हद तक। और आपको बस थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स है जैसे कि मॉलिकुलर और जेनेटिक्स, इन सब के लिए आप कुछ दूसरे रेफरेंस बुक ले सकते हैं, पर जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स हैं, प्लांट वाले और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी काफ़ी हद तक आप NCERT से करेंगे तो आपका नीट काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और आप लास्ट 15 ईयर्स के पेपर सॉल्व करिए, उसमें जो आपको टॉपिक्स जो बायो में लगे कि आपके NCERT में नहीं दिए, उसको आप एक बार दूसरी रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए। नूतन हो गई या कोई भी आप जो कोचिंग कर रहे हैं, जैसे आकाश मैंने करी थी तो आकाश के पैकेज में लिखा रहता था, उससे पढ़ लेता था बायो। अच्छा, फिजिक्स में NCERT के अलावा कोई रेफरेंस बुक? फिज़िक्स में NCERT के अलावा मैं आकाश के पैकेज करता था, और जब मुझे लगता था चैप्टर अच्छे से हो गए दोनों जगह से, तो फिर मैं HC वर्मा से लगा लेता था कुछ क्वेश्चंस, और नूतन से भी कुछ उनके जो रहते हैं एग्ज़ाम सॉल्व वाले। पर ज़्यादा मैं JEE एडवांस के क्वेश्चंस पे नहीं फोकस करता था, क्योंकि हम लोगों की मेन तैयारी होनी चाहिए कि हम लोग फिजिक्स पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर सकें। और JEE वालों का रहता है कि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, पर क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे में क्वेश्चन का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं होता, हमें जल्दी करना होता है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता था। मतलब स्पीड मेंटेन करनी होगी। यस मैम, स्पीड जितनी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा आपका पेपर रहेगा। अच्छा बताइए, क्या जो आप नीट में जो फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं वो कहते हैं कि फिजिक्स कम समझ में आ रही है, ऐसा आपके साथ होता था? मैम ऐसा मैं कुछ पर्टिकुलर तो नहीं कहूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स जिनके वीक है उनको फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में। वो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो 11th में होता है वो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिर 2 साल पूरा यूज़ होता है। और बाकी मैम लॉगरिदम्स रहते हैं, वो थोड़ा लॉग आपको अच्छा से आना चाहिए,
और बाकी तो मैम बेसिक कैलकुलेशंस ही होती हैं, और नीट पे कैलकुलेशन बेस इतने नहीं आते, लेंदी नहीं आते ज़्यादा। पर आपको अगर अप्रोच सही है तो आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर डेफिनेटली निकलेगा। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए आप बताइए, एनसीईआरटी के अलावा कोई रेफरेंस बुक है? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा मैंने आकाश के पैकेज करे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ज़रूर कोई दूसरी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जैसे मेरे पास ओपी टंडन थी ऑर्गेनिक के लिए। और बाकी जो फिजिकल वाले चैप्टर थे वो मैंने एनसीईआरटी से करे थे और आकाश के पैकेज से करे थे। और इनऑर्गेनिक वाले मैंने एनसीईआरटी मेनली फोकस करी थी कि उनको अच्छे से याद कर लूँ, इनऑर्गेनिक वाले, क्योंकि उनमें ज़्यादा उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही आते हैं केमिस्ट्री में। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गई कि बुक्स, अब देखिए सारे बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपको क्या लगता है इन जो पढ़ने का तरीका है, इसमें क्या खास बात, क्या की फैक्टर होना चाहिए कि आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना नीट के एग्ज़ाम में बहुत घुमा फिरा के, जब आपको इन डेप्थ समझ होगी तो ही आ पाएगा, उसके लिए कोई टिप्स बताइए, क्या तरीका होना? उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि हर एक चैप्टर आपका एनसीईआरटी से थॉरली रिवाइज होना चाहिए, और आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, और आप उतना अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आप सही आंसर दे पाएंगे। आपको कुछ चीज़ें जैसे फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, स्पेशली बायो में, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। फिज़िक्स में आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, तो आपको कम दिक्कत होगी, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, कुछ आप बताइए, जैसे फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको लगता है जो ज़रूर फोकस, अभी लास्ट टाइम 2 मंथ में क्या क्या जल्दी से मतलब रिवाइज़ कर लें? लास्ट 2 मंथ्स में मैं तो ये कहूँगा कि आप जो रेगुलर बेसिस पे पेपर दे रहे हैं, आप उनमें देखिए कि आपकी क्या गलती हो रही है, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। और फिज़िक्स में आप रेगुलर, हाँ, जितने हो सके चैप्टर्स के रोज़ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे तो आपको लास्ट दिन पे उतनी दिक्कत नहीं लगेगी, आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद होंगे। और चैप्टर्स तो मैम सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, तो इसलिए आप चैप्टर तो कोई नहीं छोड़ सकते हैं, पर मेन फोकस मैकेनिक्स पे कर लीजिए और ग्रेविटेशन पे रहेगा, और आपका सिंपल ऑसिलेशन वाले चैप्टर्स पे, वेव्स पे, इन पे आप फोकस रखिए, और मॉडर्न फिज़िक्स पे 12th में तो, और ऑप्टिक्स पे रख लीजिए, इनमें फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और एक बार अगर हो सके तो एनसीईआरटी से भी थ्योरी पढ़ लीजिए। इसी तरह बायो में बताइए कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज़्यादा ध्यान दे दें। जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया। जेनेटिक्स को आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि वो सब कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा कभी कभार घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। सेम विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आपको थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, मतलब थॉरली रिवाइज करिए एनसीईआरटी से, और कहीं और रेफरेंस बुक से भी थोड़े बहुत उसमें टॉपिक्स रहते हैं, वो आप एक बार उनको डिटेल में पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अच्छा, इसी तरह से केमिस्ट्री में बताइए। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काफ़ी डिटेल क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए विद बेसिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी आप अच्छे से अगर कर लेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। और फिजिकल में आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी फिजिकल की, फॉर्मूलों की, जितने आप ज़्यादा फॉर्मूले याद करें फिजिकल में उतना इंपॉर्टेंट है। और बस ये केमिस्ट्री में फिजिकल पे आप फार्मूला बेस ज़्यादा ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी से अच्छे याद करिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, ये तो हुई चैप्टर्स की बात जो आप घर से पढ़ाई करके जाएंगे। अब बताइए, जो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे का जो वो टाइम मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कितना टाइम दें, नेगेटिव मार्किंग से भी आप कैसे बचें, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपने कैसे पेपर सॉल्व किया था? मैंने सबसे पहले बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स पे और केमिस्ट्री में 45, तो मैंने बायो में सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करी थी, और मैम कोशिश कर रहा था कि 50 मिनट्स में बायो हो जाए। अच्छा। फिर मैम मैं केमिस्ट्री पे गया था, उसको मैंने मैम 45 मिनट्स में सॉल्व करा था, और उसके बाद फिर मैं फिज़िक्स में गया था। फिज़िक्स में फिर मेरे को मिल गया था 1 आवर 30 मिनट्स के करीब। तो मैम मैंने और जो आप जैसे आपने बायो में 90 क्वेश्चंस कर दी, तो आप 90 क्वेश्चंस के आप OMR में फिलिंग कर दीजिए। फिर आप केमिस्ट्री में जाइएगा, तो केमिस्ट्री में भी आप जैसे आपके 45 क्वेश्चंस हो जाए आप फिलिंग कर दीजिए, और फिर उसके बाद फिज़िक्स में जाइए। और फिज़िक्स में मैंने ये करा था कि मेरे जब 35 क्वेश्चंस हो गए थे तो मैंने फिलिंग कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने बाकी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि मुझे लगा कि OMR में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए OMR में मैंने मैम ध्यान रखा था कि फिलिंग सही से हो। ओके।
और वहाँ पे प्रेशर इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग प्रेशर डेवलप हो जाता है कि कोई दिक्कत हो जाए ओएमआर में या कुछ नहीं। आप अपना रिलैक्स रहिए, आप ध्यान मत दीजिए कि क्या हो रहा है आसपास, तब आप अपना पूरा फोकस पेपर पे रखिए कि और बस ओएमआर फिलिंग ध्यान से करिए। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को सुना है कि वो क्वेश्चन आता हुआ या तो छूट जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, या फिर वो गलत हो गया, वो कहते हैं बाद में आता नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो वो जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का, उसको कैसे, मतलब एक तो आपने टाइम मैनेजमेंट बताया कि सबसे पहले आपने बायो अटेम्प्ट किया, आपने 90 मिनट्स में वो किया, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए फिर क्या करें? अब नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मेन तो यही रहेगा कि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको आते हैं। मतलब कि आप ये मत सोचिए कि अगर गलत हो गया तो उसे -1 ही होंगे, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आपको कोशिश वही करना चाहिए कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि जो आपको श्योर हो। और अगर आपको 50-50 का चांस ले रहा है तो आप 50 आपको 2 ऑप्शंस पे कन्फ्यूजन है तो आप ले सकते हैं चांस, पर अवॉइड करिए उस चीज़ को। आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको श्योरिटी है कि उसका आंसर आपको पता है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको मतलब अभी के लिए छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका अगर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट्स वेस्ट हो गया और आपका आंसर भी गलत आया तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट। यानी आप कह रहे हैं कि जिसमें आप 100% कमांड है, कई बार होता है बच्चों को जो चीज़ ईजी लगती है, बायो बहुत अच्छे से आता है, वो कहते हैं चलो बाद में करेंगे, फिजिक्स पहले कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो जिसमें आपको कमांड हासिल उसको पहले कर लीजिए। यस मैम, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आपको पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको श्योर हैं कि आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं, या आपको जो टॉपिक इजी लग रही है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा स्कोर करेंगे। और फिर जो आपको टफ लग रहा है उसके लिए भी आपके पास टाइम बच जाएगा और आप वो भी कर पाएंगे। पर अगर आपने टफ वाली चीज़ में ज़्यादा टाइम दे दिया तो जो आपको आती है उसमें भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आपका स्कोर ओवरऑल कम हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी शिवम। अब ये बताइए, लास्ट टाइम मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअली जिन बच्चों का 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ वो दोबारा फिर 2020 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बच्चे जैसे नहीं बड़ा इस समय बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा। आप ऐसे बच्चों को क्या, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर आप डॉक्टर बनना है तो वैसे भी इतनी पढ़ाई लंबी होती है, तो 1-2 ईयर्स को इतना मैटर ही नहीं करते लाइफ में। आप बस इस बार अच्छे से अपना फोकस करिए, बिना प्रेशर लिए आप पेपर दीजिए कि, और मार्क्स की चिंता मत करिए, आप बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। आप ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर आएंगे, क्या कट ऑफ होगा, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने तो अच्छा ट्राई करा। अब बाकी मैम कट ऑफ हो वो सब तो मैम फिर किस्मत पे भी थोड़ा आ जाता है, पर आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं तो मैम यही सजेस्ट करूँगा। अच्छा, आपके, मैं लास्ट में एक चीज़ पूछूंगी, लास्ट टाइम मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का क्या की फैक्टर होता है? एक, क्योंकि बच्चे कहते हैं हाँ हमने भी बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत बुक पढ़ी, हमने सारी एनसीईआरटी पढ़ दी, कोचिंग भी मैंने की, कुछ बच्चे अपने शहरों से, आप तो कानपुर में ही रहे, यहीं पढ़ाई की, यहीं सिलेक्शन हो गया, बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं कोचिंग करने के लिए। आपके अकॉर्डिंग क्या की फैक्टर होता है सक्सेस के लिए? मैम, मेरे ख्याल से की फैक्टर मैम 50% हार्डवर्क होता है मैम, 25% आपका डेडिकेशन, और मैम 25% थोड़ा लक भी होता है कि आपने मान लीजिए बहुत पढ़ा, थोड़ा चैप्टर छूट गए, अब उसी से क्वेश्चन आ गए, तो वो थोड़ा लक पे हो जाता है। पर अगर आप अपना हार्डवर्क पूरा रखेंगे, डेडिकेशन पूरा रखेंगे, माइंड में अपना गोल सेट रखेंगे, डेविएट नहीं होंगे, तो मैम डेफिनेटली लक भी आपके साथ ही होगा। और मैम यही कहना चाहूँगा कि आप किसी और चीज़ पे मैम डेविएट मत हुए। आप ये सोचिए कि आपको 2 ईयर्स बाद मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा, डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, आप उस पर फोकस रखिए, ना कि ये सोच के कि आप स्ट्रेस लें फालतू का कि होगा। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने तो कोचिंग ली, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में रहते हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं, और जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, आपको लगता है सेल्फ स्टडी से, देखिए आप सारे स्टूडेंट इतनी सारी बातें बताते हैं, ये बुक्स हैं, ये पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, आपको लगता है बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से हो सकती है पढ़ाई? यस मैम, बिना कोचिंग के भी मैम हो सकती है, पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको फिर चैप्टर्स खुद ही थरली खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, और फिर आपको पेपर्स तो आपको खुद ही मतलब देने ही चाहिए। वो आप कोचिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, घर पे बैठ के आप अपना नेट से निकालिएगा या कोई बुक्स खरीदिए, पर क्वेश्चंस जितने आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको बस थोड़ा डेडिकेशन और हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, बस यही है एक फैक्टर। और जो चीज़ आपको ना समझ में आए, अगर आपके पास कोचिंग नहीं है पर नेट है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत चैनल्स होते हैं। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही पर्टिकुलर, आप वो डालिए नेट पे और उस पर आएंगे लेक्चर्स आएंगे। और स्कूल में अगर आप कोचिंग नहीं है पर स्कूल है, तो स्कूल के टीचर से हेल्प लीजिए, उनको भी सब नॉलेज रहती है। अच्छा शिवम, आपका तो MBBS का फर्स्ट ईयर है, मेडिकल लाइन में आपका क्या ड्रीम है, क्या आगे चल के क्या ब्रांच चुनना चाहते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं आप? मैम, मैं वैसे तो चाहता हूँ रेडियोलॉजिस्ट बन जाऊँ, या फिर अगर रेडियोलॉजी नहीं हुई तो मैम मेडिसिन,
I would like to become a physician or become a radiologist. Primary goal would be. अच्छा, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था, लेकिन आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, आपके यहाँ कोई और भी डॉक्टर है? मेरे मम्मी my mother is a gynecologist, my father is anesthetist, and my elder sister has just completed MBBS last year. She has. तो यानी आप तो फिर डॉक्टर फैमिली से ही आते हैं। Yes ma'am. My background is doctor family. ओके, थैंक यू शिवम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये थे शिवम गुप्ता जो GSVM मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS का कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए नीट के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। साथ में जो बोर्ड के एग्ज़ाम 12th के बच्चे कर रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने ये कहा है कि आप बिल्कुल इस समय तो फोकस रहिए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की 12th में, ये भी आपके नीट में बिल्कुल काम आने वाली। तो अभी आप नीट को मत सोचिए, पहले अपना 12th का एग्ज़ाम दीजिए, और ये जो पढ़ाई आप 12th में कर रहे हैं ये आपके नीट के एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ये चिंता नहीं कर रही है कि क्या रैंक आएगी, कितने मार्क्स आएंगे। आप जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में, वो ये है कि आप मेहनत करें और एग्जामिनेशन हॉल में भी बहुत पेशेंस के साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट से रूबरू कराऊंगी।